अच्छा जी स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और वो कॉन्सेप्ट था कॉन्सेप्ट ऑफ केपी। और मैंने आपको ये बताया था कि जो केपी होता है ये होता है रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट साइड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट साइड। यानी यहाँ पर हम बजाय कंसंट्रेशन लेने के हम पार्शियल प्रेशर कंसीडर करते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट साइड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट साइड, ये रेशो जो है ये केपी कहलाता है। अब केपी का एक्सप्रेशन अगर आपको लिखना है, जैसे एक स्पेसिफिक एग्जांपल हम लेते हैं कि हाइड्रोजन गैसियस प्लस आयोडीन गैसियस टू फॉर्म 2HI गैसियस, और आपको कहा जाता है कि आप इसके लिए जो है वो केपी एक्सप्रेशन लिखें। आप इसके लिए अच्छा जी, तो अब यहाँ पर केपी एक्सप्रेशन हमें लिखना है। तो केपी के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट साइड, तो हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ HI जो कि प्रोडक्ट साइड है, और इसका कोफिशिएंट 2 है तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट साइड। और रिएक्टेंट साइड पर एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा रिएक्टेंट साइड पर आयोडीन है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन, ये एक्सप्रेशन है which we use to solve Kp for a given reaction। और मैंने पिछली क्लास में आपको यूनिट का भी कहा था। तो यूनिट यहाँ पर अगर आप देखें तो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर इक्वल हैं, तो यहाँ पर जो यूनिट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट होने का मतलब ये है कि इस केस में केपी का कोई यूनिट नहीं होगा। इस केस में केपी का कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन हम केपी से रिलेटेड सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमसे कहा जाता है कि 15% ऑफ N2O4, या बल्कि मैं इस चीज से रिलेटेड इक्वेशन लिखता हूं कि 15% ऑफ PCl5 has been dissociated at certain temperature. Find out Kp for dissociation of PCl5
dissociation of PCl5 when pressure inside the container at equilibrium was 1.20 10 to the power 5 पास्कल। ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के हिसाब से जो इक्वेशन आपको गिवन है वो ये है कि PCl5 gaseous associated to form PCl3 gaseous plus chlorine gaseous। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन में आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल मोल्स वगैरह कुछ नहीं गिवन, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि 15% ऑफ PCl5 हैज बीन डिसोसिएटेड। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली हमने जितना भी लिया था उसका 15% डिसोसिएट हो गया। अब सवाल ये है कि इनिशियल हमने कितना लिया था। अब आपकी मर्जी है, आप इनिशियल 100 ले लें, इनिशियल आप 1 ले लें, 2 ले लें, 5 ले लें, आपकी मर्जी है। इसकी वजह यह है कि आप जितना भी इनिशियल लेंगे उसका 15% डिसोसिएट होना है। तो अगर मैं इनिशियल सपोज कर लूं कि इनिशियली ये मेरे पास 1 मोल है, इनिशियली अच्छा जी, तो अब देखिए मैं तो आपको ये बता रहा था कि इनिशियली 1 मोल PCl5 है,
तो प्रोडक्ट की वैल्यू डेफिनेटली 0 होगी। एंड वंस इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जितना भी आपने लिया था उसका 15% डिसोसिएट हो जाएगा। तो 15% डिसोसिएट होने का मतलब ये है कि 1 से माइनस हो जाएगा 0.15, क्योंकि 1 का 15% 0.15 होता है। अगर आप यहाँ इनिशियली 100 मोल्स लेते तो 100 का 15% 15 होता, तो आप 100 से 15 माइनस कर देते, क्योंकि 15% PCl5 डिसोसिएट हो गया, यानी यूज अप हो गया। तो 1 का 15% 0.15 है, तो अगर ये 15% डिसोसिएट हो गया तो ये बच गया 0.85 मोल एट इक्विलिब्रियम। अब आप में से जो स्टूडेंट इनिशियली जो यूज करेगा उसका वो 15% निकालेगा और वो इनिशियल मोल से सब्ट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट इक्वेशन ये कहती है कि जितना PCl5 कंज्यूम होगा उतना PCl3 प्रोड्यूस होगा, 1:1 का रेशियो है। तो फिर PCl3 प्रोड्यूस विल बी 0.15 मोल, और जितना PCl3 प्रोड्यूस होगा उतना ही क्लोरीन प्रोड्यूस होगा। सो क्लोरीन विल बी 0.15 मोल अगेन। तो ये कहानी जो है आपके सामने जो आई है, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। ये इक्विलिब्रियम पर मोल्स आ गए, लेकिन हमें Kp की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और Kp के लिए हमें मोल्स नहीं चाहिए, Kp के लिए हमें पार्शियल प्रेशर चाहिए। Kp निकालने के लिए हमें पार्शियल प्रेशर चाहिए, ठीक है। Kp निकाल के लिए हमें पार्शियल प्रेशर चाहिए। तो अब आप देखिए पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या था। हम पहले करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 निकालने के लिए फॉर्मूला कल मैंने बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, अब PCl5 इक्विलिब्रियम पर 0.85 है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ मोल्स। अब सम ऑफ मोल्स में ये टोटल मोल्स आ जाएंगे, ये सारे मोल्स इक्विलिब्रियम पर कंटेनर में मौजूद हैं। तो 0.85 प्लस 0.15 प्लस 1.15, तो ये हो जाएगा 1.15 मोल। तो 0.85 डिवाइडेड बाय 1.15, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 हो गया। ये मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स मल्टीप्लाई बाय प्रेशर, और यहां पर जो प्रेशर है वो 1.20 10 टू द पावर 5 जो है वो प्रेशर है। ये टोटल प्रेशर, क्योंकि उसने कहा था आपको कि इनसाइड द कंटेनर इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर है इट वाज 1.20 10 टू द पावर 5 पास्कल, ये टोटल कंटेनर। तब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। ये जो भी वैल्यू आ रही है पास्कल में, दैट वुड बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। अगर किसी ने कैलकुलेट कर ली है तो बता दीजिए। 88695.7 8.86 88,225.67 लिखा। 8825 88695 88695 889695 पास्कल। ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, और अब पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 निकालते हैं।
0.15 divided by 1.15 into 1.20 10 to the power 5, ये निकालिएगा क्या आ रहा है। ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3। 15652 15652 तो 15652 पास्कल हो गया। और फिर इसके बाद जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन, और पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन और PCl3 के चूंकि मोल सेम है, लिहाजा दोनों का पार्शियल प्रेशर भी सेम आएगा 15652 पास्कल। ये सारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इंडिविजुअल मोल्स। और अब आप नेक्स्ट Kp फाइंड आउट करेंगे, और Kp जो है ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 into partial pressure of chlorine divided by partial pressure of PCl5। तो अब यहां वन 15652 into 15652 divided by 88695, और इसका जो भी आंसर आ रहा है उसका यूनिट एटमॉस्फेयर नहीं होगा, पास्कल होगा, क्योंकि हम प्रेशर पास्कल में ले रहे हैं। तो एक पास्कल से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पास्कल रह जाएगा, जो भी आंसर होगा वो पास्कल में। क्या आंसर आ रहा है? टू 762 तो 2762 पास्कल जो है ये हमारा फाइनल आंसर है। ये है कि हाउ टू कैलकुलेट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ये था प्रॉब्लम रिलेटेड टू Kp। और Kp हम कैसे निकालते हैं, इसमें आपको पास्ट पेपर में दो तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। एक में एग्जामिनर आपसे Kp कैलकुलेट करवाएगा, और सम टाइम वो सिर्फ पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करवाता है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जांपल जो दी है आपको, उसमें हमने पहले पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट किया, और फिर वो पार्शियल प्रेशर जो है वो हमने फॉर्मूले में पुट किया, जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था उसमें पुट किया, एंड वी गेट आवर आंसर। सर 1 मिनट ऊपर करिएगा। हो गया सर। ये क्वेश्चन था हमारा, और फिर इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन जो हमने पार्शियल प्रेशर निकाला है, और फिर पार्शियल प्रेशर में वैल्यू पुट करके ये हमने फाइनली आंसर निकाल लिया। अच्छा जनाब, अब एक चीज और जहन में रखिएगा कि ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है पास पेपर का, कि ये जो Kc और Kp की वैल्यूज होती हैं, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है ऑफ ऑल द फैक्टर्स। यानी आप कंसंट्रेशन को चेंज करें, प्रेशर को चेंज करें,
ये चेंज नहीं होती वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ के जो है, वैल्यू ऑफ के, चाहे वो केसी हो या केपी हो, वैल्यू ऑफ केसी और केपी सिर्फ डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर तब्दील होगा तो वैल्यू ऑफ केसी या केपी जो है वो तब्दील हो जाती है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो वैल्यू ऑफ केसी और केपी जो है वो भी कांस्टेंट रहती है। तो वैल्यू ऑफ केसी और केपी जो है ये सिर्फ टेम्परेचर के तब्दील होने से तब्दील होती है। यानी इसका मतलब यह है कि अगर केसी की वैल्यू जो है वो एक टेम्परेचर पर फर्ज करें 2 है, तो माइट भी कि अगले टेम्परेचर पर उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। वो फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कि कब वैल्यू बढ़ेगी और कब कम होगी। लेकिन बहरहाल केसी और केपी, ये मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है ये इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू ऑफ केसी एंड केपी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली। इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली। कोई और फैक्टर इस पर इफेक्ट नहीं करता। अच्छा जी, अब आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ अब मैं आपको नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट स्टैब्लिश करूंगा वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ये ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में आप ओ लेवल में पढ़ चुके हैं कि अगर आपने किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया, प्रेशर को चेंज किया, टेम्परेचर को चेंज किया, तो किस तरह से डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एडजस्ट होती है, किस तरह से डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन चेंज होती है। लेकिन शायद ये नाम आपको नहीं बताया गया होगा। अब आप ये नाम पढ़ रहे हैं, नाम है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ये ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है ये हमें बताता है कि जब हम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जहां ऑलरेडी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो और हम उस रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर किसी किस्म का कोई चेंज अप्लाई करते हैं एक्सटर्नली, हम उसमें जब कोई एक्सटर्नल चेंज अप्लाई करेंगे तो उस एक्सटर्नल चेंज अप्लाई करने से क्या होता है, एक्सटर्नल चेंज अप्लाई करने से इक्विलिब्रिया डिस्टर्ब होता है। और ली चैटलियर की ये ऑब्जर्वेशन है कि हर रिवर्सिबल रिएक्शन अपने इक्विलिब्रिया को रिटेन करना चाहता है, अपने इक्विलिब्रिया को मेंटेन करना चाहता है, और वो अपने इक्विलिब्रिया को मेंटेन करने के लिए अपनी डायरेक्शन को एडजस्ट करता है। या तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है या फिर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। देखिए, जब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, जब वो इक्विलिब्रियम में होता है, तो आपने पढ़ा है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो अगर एक रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम में है और आप उसके इक्विलिब्रियम को डिस्ट्रॉय करते हैं, आप उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं बाय सम एक्सटर्नल फैक्टर, by adding some reactant or product, by change in pressure, by change in temperature, तो ली चैटलियर ये कहता है कि सिंपली जो रिएक्शन होता है उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी डायरेक्शन को रीएडजस्ट करता है, and it will move in a direction, it will move in a direction so as to minimize the effect of applied change। वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करता है कि वो डायरेक्शन को इस तरह एडजस्ट करता है कि इफेक्ट ऑफ अप्लाइड चेंज को वो मिनिमाइज करता है। तो बेसिकली ली चैटलियर प्रिंसिपल का पहले तो हम स्टेटमेंट देखते हैं, और वो स्टेटमेंट ये है कि व्हेन एनी चेंज
any change applies on the system which is already in equilibrium, when any change applies on the system which is already in equilibrium, then the system will move in a direction so as to minimize the effect of applied change. ये स्टेटमेंट है जो आप लीड चैप्टर प्रिंसिपल अगर आपको स्टेट करने को कहा जाएगा तो आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे। इसको नोट कर लीजिए। When any change applies on the system which is already in equilibrium, then the system will move in a direction so as to minimizes the effect of applied change.
अच्छा जी, अब जनाब मैं आपको बताता हूं कि वो क्या चेंजेस हैं जो आप किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वो 3 चेंजेस हैं। नंबर 1, आप चेंज कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन को। नंबर 2, आप चेंज कर सकते हैं प्रेशर को। और नंबर 3, आप चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर। ये वो 3 चेंजेस हैं जो कि इक्विलिब्रिया को डिस्टर्ब करते हैं। यानी अगर एक रिएक्शन जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, जहां रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल है, तो उस केस में अगर रिएक्शन जो है वो अगर ये फैक्टर्स जो है वो ये फैक्टर्स अगर आपने ये सारी कंडीशंस को मेंटेन किया हुआ है तो इक्विलिब्रिया मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर आपने इनमें से किसी भी कंडीशन को तब्दील किया तो इक्विलिब्रिया जो है वो डिस्टर्ब होगा। और इक्विलिब्रिया के डिस्टर्ब होने का मतलब ये है, इक्विलिब्रिया के इफेक्टेड होने का मतलब ये है कि वो सिस्टम अपना इक्विलिब्रिया रीगेन करने की कोशिश करेगा। और जैसे मैंने कहा कि रीगेन करने के लिए क्या करेगा, वो अपनी डायरेक्शन को एडजस्ट करेगा एंड इट विल मूव इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन टिल, ये उस वक्त तक फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में चलता रहेगा टिल इक्विलिब्रिया इज रीगेन्ड। टिल इक्विलिब्रिया इज रीगेन्ड, उस वक्त तक ही जाता रहेगा, चलता रहेगा जब तक कि इक्विलिब्रिया रीगेन नहीं हो जाता। और इक्विलिब्रिया रीगेन होने का मतलब ये है कि सिस्टम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं। और जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाते हैं तो अल्टीमेटली इक्विलिब्रिया भी जो है वो रीगेन हो जाता है। तो अब हम सबसे पहला इफेक्ट डिस्कस करते हैं, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कि कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने से किस तरह से इक्विलिब्रिया डिस्टर्ब होता है और सिस्टम अपने इक्विलिब्रिया को कैसे मेंटेन करेगा। देखिए, किसी भी रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन में 2 साइड्स होती हैं, एक रिएक्टेंट साइड कहलाती है और एक प्रोडक्ट साइड। ये है, ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। अब अगर आप कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो एक कंटेनर के अंदर रिएक्टेंट भी मौजूद होता है और प्रोडक्ट दोनों मौजूद होते हैं, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, so it contains both reactant as well as product. उसमें reactant भी होता है और उसमें product भी होता है। अब अगर आप concentration चेंज करने की बात करते हैं तो concentration आप reactant साइड की भी चेंज कर सकते हैं और concentration आप product साइड की भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि जो भी आप करेंगे सिस्टम आपके अपोजिट करेगा। यानी अगर आपने रिएक्टेंट को बढ़ाया तो सिस्टम आपके अगेंस्ट काम करेगा, यानी वो उसको कम करने की कोशिश करेगा। और अगर आपने रिएक्टेंट को कम किया तो सिस्टम उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। यानी देखिए, आइडिया ये है कि जो भी आप करेंगे सिस्टम आपके अपोजिट काम करेगा। जो भी आप करेंगे सिस्टम आपके अपोजिट काम करेगा। जो भी आप करेंगे सिस्टम आपके अपोजिट काम करेगा। यानी अगर आप एक चीज को बढ़ाएंगे तो सिस्टम उसको कम करने की कोशिश करेगा, और अगर आप एक चीज को कम करेंगे तो सिस्टम उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा।
तो यहां पर जैसे मैंने कहा कि दो पॉसिबिलिटीज हैं, और वो क्या कि या तो आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड को, दो काम कर सकते हैं, या तो आप रिएक्टेंट साइड को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर आप रिएक्टेंट साइड को डिक्रीज कर सकते हैं। तो जब आप रिएक्टेंट साइड को इंक्रीज करेंगे, यानी कि इस जगह पर इंक्रीज करेंगे, तो सिस्टम चाहेगा कि जो आपने किया है वो आपके अपोजिट करे। तो अगर आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया है तो सिस्टम चाहेगा कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन उसी वक्त कम हो सकती है जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, ताकि रिएक्टेंट कंज्यूम होना शुरू हो जाए। क्योंकि आपने एडिशनल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डाला है, तो सिस्टम ये चाहेगा कि एडिशनल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इस्तेमाल हो जाए, एडिशनल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए। यानी जो आप करेंगे सिस्टम आपके अपोजिट करेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। आप किसी चीज को बढ़ाएंगे तो सिस्टम उसको कम करेगा, आप किसी चीज को कम करेंगे तो सिस्टम उसको बढ़ा देगा। तो अगर आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज किया यहां पर, तो सिस्टम उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और डिक्रीज करने के लिए वो मूव करेगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और वो उस वक्त तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा टिल इक्विलिब्रिया इज रीगेन्ड। इक्विलिब्रिया इज रीगेन्ड का मतलब यह है कि प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट रेशियो बिकम इक्वल टू Kc या Kp। भाई देखें, सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में होता है तो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट रेशियो Kc के बराबर होता है। अगर आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डिस्टर्ब करते हैं तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट रेशियो डिस्टर्ब होगा। तो सिस्टम अपना प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट रेशियो रीगेन करने की कोशिश करेगा, और यानी वो अपनी Kc की वैल्यू को रीगेन करने की कोशिश करेगा। बहरहाल मुख्तसर ये है कि जो आप काम करेंगे सिस्टम आपके अपोजिट जाएगा। अगर आप किसी चीज को बढ़ाएंगे तो सिस्टम उसको कम करने की कोशिश करेगा, और अगर आप कम करेंगे तो वो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। सर वो तो रीगेन अगर कैसे आपने करेगा? रिएक्टेंट साइड को इंक्रीज किया है तो सिस्टम इसके अपोजिट जाएगा, यानी प्रोडक्ट साइड पे जाएगा। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन विल मूव टू राइट साइड, और राइट साइड का दूसरा नाम ये है कि सिस्टम विल मूव टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन विल मूव टू राइट साइड, और राइट साइड मूव करने का मतलब ये है कि रिएक्शन विल मूव टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और इसी तरह से अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को कम करते हैं तो जो काम आप करेंगे सिस्टम उसके अपोजिट करेगा। यानी अगर आपने रिएक्टेंट को कम कर दिया तो सिस्टम चाहेगा कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करे, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन उसी वक्त इंक्रीज होगी जब ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू होगा और रिएक्टेंट का अमाउंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। यानी आप ये समझिए कि आप जिस डायरेक्शन में आप काम करेंगे सिस्टम आपके अपोजिट काम करेगा। तो अगर आपने रिएक्टेंट को डिक्रीज किया तो सिस्टम विल मूव टू लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड का मतलब ये है कि सिस्टम विल मूव टू बैकवर्ड डायरेक्शन, और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, और ये उस वक्त तक मूव करेगा टिल इक्विलिब्रिया इज रीगेन्ड, टिल इक्विलिब्रिया इज एस्टैब्लिश्ड। इसी तरह से सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करें। आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करें। अब आप देखिए दोबारा से, अगर आपने प्रोडक्ट को बढ़ा दिया
तो सिस्टम चाहेगा कि प्रोडक्ट जो है वो कम हो जाए, और प्रोडक्ट कम करने का तरीका यही है कि ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए ताकि प्रोडक्ट इस्तेमाल हो जाए, क्योंकि जो आपने प्रोडक्ट में इंक्रीज किया है उसको वो इस्तेमाल करना चाहेगा, और उसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए। यानी प्रोडक्ट इंक्रीज करने का मतलब ये है कि सिस्टम विल मूव टू लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड का मतलब ये है कि सिस्टम विल मूव टू बैकवर्ड डायरेक्शन। इसी तरह से अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम करते हैं, तो ये प्रोडक्ट है, आपने यहाँ पे कंसंट्रेशन को कम कर दिया, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करने का मतलब यह है कि सिस्टम चाहेगा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो, और प्रोडक्ट इंक्रीज करने के लिए वो मूव करेगा टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, और वो उस वक्त तक मूव करता रहेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन टिल कंसंट्रेशन इज रीगेन्ड या इक्विलिब्रिया इज रीगेन्ड। यानी इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट को डिक्रीज करने का मतलब ये है कि रिएक्शन विल मूव टू राइट साइड, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन। ये है बेटा कंक्लूजन कंसंट्रेशन के इफेक्ट का, कि जब आप कंसंट्रेशन को तब्दील करेंगे उस रिएक्शन में जो ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम है, तो कंसंट्रेशन को चेंज करने का क्या इंपैक्ट आएगा। अच्छा, एक मैं शॉर्टकट आपको बताता हूं। जब आप कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, चाहे रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, हमेशा सिस्टम उसके अपोजिट जाएगा। यानी अगर आप रिएक्टेंट साइड को बढ़ाएंगे तो सिस्टम प्रोडक्ट साइड पे जाएगा, और अगर आप प्रोडक्ट साइड को बढ़ाएंगे तो सिस्टम रिएक्टेंट साइड पे आएगा। ये शॉर्टकट है। क्या है शॉर्टकट? जिस जगह पर आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे सिस्टम उसके अपोजिट साइड पे जाएगा। अगर आप रिएक्टेंट को बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट साइड पे जाएगा, प्रोडक्ट को बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट साइड पे जाएगा। इसी तरह से दूसरा शॉर्टकट क्या है कि आप जहां पर कंसंट्रेशन को कम करोगे, जिस तरफ आप कंसंट्रेशन को कम करोगे, रिएक्शन उसी साइड में मूव करेगा। यानी अगर आपने प्रोडक्ट को कम किया तो रिएक्शन प्रोडक्ट साइड पे मूव करेगा, और अगर आपने रिएक्टेंट को कम किया तो रिएक्शन रिएक्टेंट साइड पे मूव करेगा। यानी ये बड़ा सिंपल एंड शॉर्टकट है कि अगर आप किसी चीज को बढ़ाओगे तो रिएक्शन उसके अपोजिट जाएगा, और अगर आप किसी की कंसंट्रेशन को कम करोगे तो रिएक्शन सेम साइड पे मूव करेगा। अगर आप कंसंट्रेशन को कम करोगे तो रिएक्शन सेम साइड पे मूव करेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि a प्लस बी टू फॉर्म ए बी, और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द direction of reaction, what is the direction of reaction when concentration of A is increase। ये पहला सवाल है। कि what is the direction of reaction when concentration of A is increased।
फॉरवर्ड ए अगर इंक्रीज करेगा, मैंने आपको कहा कि जहां इंक्रीज होगा रिएक्शन उसके अपोजिट साइड पे जाएगा। तो अगर ए जो है वो यहां पर लिखा हुआ है तो ए का अपोजिट साइड ये है, ए की अपोजिट साइड जो है वो ये है। अगर आप ए को बढ़ाओगे तो रिएक्शन उसके अपोजिट साइड पे जाएगा, यानी कि इस केस में रिएक्शन विल मूव टू राइट साइड, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी इज डिक्रीज, concentration of AB is decreased, तो concentration of AB अगर डिक्रीज हो रही है तो जिस जगह पर डिक्रीज हो रही है रिएक्शन उसी साइड पे मूव करेगा। अगर आपने AB को कम कर दिया तो रिएक्शन AB राइट साइड मींस फॉरवर्ड रिएक्शन। और तीसरा अगर फर्ज करें कि आप कंसंट्रेशन ऑफ बी को डिक्रीज करते हैं, बी इज डिक्रीज, तो अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ बी को डिक्रीज करते हैं तो बी को डिक्रीज करने का मतलब यह है कि रिएक्शन बी वाली साइड पे मूव करेगा, और बी वाली साइड पे मूव करने का मतलब यह है कि रिएक्शन विल मूव टू बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन बी वाली साइड पे मूव करेगा और बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब यह है कि रिएक्शन विल मूव टू लेफ्ट साइड, रिएक्शन मूव करेगा लेफ्ट साइड पर। तो ये एक कॉन्सेप्ट कि कंसंट्रेशन को चेंज करने का क्या इंपैक्ट आता है, और फिर हमने इसको एक स्पेसिफिक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया कि अगर आप कंसंट्रेशन को तब्दील करते हैं तो उसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या आता है। अब अगर यहां तक के डिस्कशन में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपका है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो फिर इंशाल्लाह बाकी बात अगली क्लास में करेंगे।